100%, इसकी तो हम गारंटी ले सकते हैं भैया। कौन सा है, सबको पता होगा। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट, अब यहां पे अंडर रूट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन आएगा यही क्वेश्चन। हम 2 लेके चलेंगे, ठीक। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देख लेना पेपर में आपके, यानी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अब इसकी जगह पर हो सकता है अंडर रूट 3 हो सकता है अंडर रूट 5 हो सकता है अंडर रूट 7 हो। करना आपको उसी तरीके से है। तो चलिए शुरुआत इसी से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कैसे करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि इसको समझना है और हमें अच्छे से याद भी रहे, ठीक। तो कोई जल्दबाजी नहीं, हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन अपरिमेय के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी हमें परिमेय के बारे में है। तो क्यों ना हम इसको परिमेय मान लें, है ना। इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे और परिमेय के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर इसको तौलेंगे। अगर ये उस पर खरा उतरती है तो ये परिमेय हो जाएगी, अगर नहीं खरा उतरती है तो ये अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आ गया। तो शुरुआत हम करेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसकी वजह भी है, क्योंकि परिमेय के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, अपरिमेय के बारे में कम जानकारी, ठीक। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय किसे कहते हैं, जो P अपान Q के रूप में होती है, तो ये भी P अपान Q के रूप में होगी, जो कि P अपान Q के रूप में है। कोई दिक्कत। अंडर रूट 2 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है, अब ये परिमेय है तो ये P अपान Q के रूप में होगी। अब P और Q है क्या, आपको पता होगा। P अपान Q का मतलब क्या होता है, P पूर्णांक और Q भी पूर्णांक, यानी P और Q पूर्णांक है। और यहां पर जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो कोई भी भिन्न हो तो उसको सरल करके लिखते हैं, मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। अतः ये दोनों क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो यहां P और Q क्या है, जो कि P अपान Q के रूप में है और Q 0 ना हो, क्योंकि नीचे अगर 0 होगा तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि P अपान Q के रूप में है। जहां P और Q क्या है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। बड़ा क्वेश्चन है भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब सह अभाज्य हैं तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब इनका HCF 1 होगा। अतः P व Q का मासा बराबर 1। ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसको माना है P अपान Q के रूप में, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा P अपान Q, ठीक। कोई दिक्कत। अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P अपान Q का स्क्वायर, ठीक। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, हो गया 2 और इधर हो गया P स्क्वायर अपान में Q स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो, अगर हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपान में 2 बराबर Q स्क्वायर, ठीक।
अब देखो पी स्क्वायर में अगर 2 से भाग हो रहा है तो आ रहा है क्यू स्क्वायर, है ना, यानी पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो अगर पी स्क्वायर पूरा विभाजित हो रहा है तो पी भी विभाजित होगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर किससे 2 से पूर्णतः विभाजित यहां पे क्या है, देखो जब पी स्क्वायर में 2 से भाग हो रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू भी तो पूर्णांक है, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, या यहां पे लिख लो हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। ये बात समझ में आ गई। अब P जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, P का भी एक गुणनखंड है ना। इसका मतलब देखो कोई भी संख्या जैसे 6 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, मतलब भाग करने पर पूर्णांक ही आ रहा है, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो 6 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 P को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 P का एक गुणनखंड होगा, यहां से पता चल गया। इसलिए 2 किसका, P का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? चलो एक पार्ट आपका मान के चलो हो गया। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ये सिलेबस आपका हटा दें, समझ में आ ही गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहां पता चला कि जो 2 है वो P का एक गुणनखंड है, मतलब पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो अब इसको हम मान लेंगे, माना कि अगर P में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, क्योंकि P 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 2 P का एक गुणनखंड है, तो ये पूरी तरह विभाजित करेगा, और पूरी तरह विभाजित करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और इस पूर्णांक को हमने मान लिया R। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2R, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो P का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, तो ये हो गया P स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 R स्क्वायर। अब यहां से P स्क्वायर का मान रखेंगे, P स्क्वायर का मान क्या है, 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर का मान क्या है, 2Q स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, 4 इधर आएगा तो 2Q स्क्वायर अपान में 4 बराबर R स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान में 2 बराबर R स्क्वायर। सेम कंडीशन, P स्क्वायर अपान में 2 बराबर Q स्क्वायर, यहां Q स्क्वायर अपान में 2 बराबर R स्क्वायर। यहां पे क्या लिखा था कि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब Q भी 2 से विभाजित होगा। यहां पे क्या मिला था कि 2 P का एक गुणनखंड है, तो यहां क्या मिलेगा, 2 Q का भी एक गुणनखंड है। समझ में आ गया? तो ये जो पूरा सेंटेंस है आपको यहां भी लिखना है कि चूंकि Q स्क्वायर किससे, 2 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, विभाजित हो रहा है, ठीक, इसलिए Q भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा।
और पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है कि इसका भी फैक्टर होगा, इसलिए 2q का भी एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों बातों को आप मिला के देखें, यहां पे क्या रिजल्ट आया था कि 2p का भी एक गुणनखंड है, और यहां पे क्या आ गया, 2q का भी एक गुणनखंड है। दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा कि 2p और q दोनों का, देखो इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसका मतलब दोनों का है, तो 2p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कहते हैं, HCF। इसलिए p व q का मासा बराबर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गया? लेकिन यहां p और q का मासा हमने क्या माना है, 1, और आया क्या, 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो मान्यता है वो गलत है। समझ में आ गई बात? p और q का मासा हमने क्या माना था, 1, निकल के क्या आया, p और q का मासा 2। बात गलत हो गई, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। कौन सी मान्यता, ये मान्यता जो हमने माना था, क्या माना था, परिमेय संख्या। भैया ये परिमेय नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? ये है 2023 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, 100% पेपर में आना इसका तय है। 4 नंबर में कम से कम आएगा, ये कम से कम 4 नंबर आपके पक्के, अगर आप इसको तैयार कर लो। बदलाव सिर्फ यहां होगा, हो सकता है यहां 3 हो सकता है यहां 5 हो सकता है यहां 7 हो, बाकी पूरा प्रोसेस आपको इसी हिसाब से करना है। अब चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अब बाद में बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? ठीक। चलो भाई, हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का। अब देखो, या तो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक, इससे क्या सिद्ध हो गया कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय है, ठीक। इससे ये सिद्ध हो गया, इसको सब हटा दें, ठीक। अब एक चीज तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना, ये हम लोग सिद्ध कर चुके, इधर लिख लें। √2 ये क्वेश्चन आ सकता है, √3, √5 या √7, और आगे बढ़ा सकते हो, अपरिमेय संख्या है। ये हम सिद्ध कर चुके, ठीक। अब देखो, हो सकता है इसके अलावे कोई क्वेश्चन आए, कैसे, मिक्स करके। एक तो ये टाइप हो गया, टाइप 1, दूसरा टाइप इसी में आएगा, और वो क्या होगा, इस टाइप का 2 + √3, 2 + √2, ठीक, 3 + 2 √3, इस टाइप का।
या फिर √2 प्लस √3 मिक्स करके आएगा कि इनको सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि कुल मिला के अभी पीछा आपका छूटने वाला नहीं है, या ये नहीं आएगा तो फिर ये आएगा। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, इसी में सेट कर ले। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2, चलो ये हम मान लें, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आ गया। अब ये तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं, इसी का यूज करके इसको करना है। ठीक, प्रोसेस लगभग वैसे रहेगा, मानेंगे भी हम वैसे ही। शुरुआत कैसे करेंगे, परिमेय मान के करेंगे। ठीक, माना कोई भी आ जाए इसमें से, सबको ऐसे करना है। 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आ गया। अब ये परिमेय है तो भैया P/Q के रूप में तो होगी ही, है ना। ये भी लिखे, यहां पे साथ में लिख लेंगे, जो कि P/Q। अब यहां चाहो तो आप बदल भी सकते हो, जैसे P और Q आप ना लिखना चाहो तो A और B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो कि A/B के रूप में है। ठीक, जहां ये जरूर लिख लिया करो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू हिंदी में कहेंगे Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अंग्रेजी आप बोल लेना। अब देखो, अगर ये A/B के रूप में है तो इसको हम लिख भी सकते हैं 2 प्लस √2 बराबर A/में। कोई दिक्कत। अब लिख लिया। यहां पे एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। देखो, जो इसमें अपरिमेय वाला पार्ट है उसको एक साइड में करना है और बाकी सब एक साइड में। यानी √√ वाला √2 हो या √3 हो या √5 हो, उसको एक साइड में कर लेना, बाकी सबको एक साइड में। ठीक, कैसे। अब देखो, √2 को एक साइड, बाकी सब एक साइड। A/B माइनस का हो गया 2, कोई दिक्कत। अब देखो, ये आ गया √2 बराबर A माइनस, इसको सरल करो, 2B/में। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ है √2 और एक तरफ है पूरा व्यंजक, है ना। तो ये तो हम पहले से सिद्ध कर ही चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसमें नो डाउट। लेकिन ये वाला व्यंजक आपको दिख रहा है, व्यंजक क्या है, A माइनस 2B/B, ये है व्यंजक। इसको चेक करते हैं, जहां पे A और B क्या है, A और B पूर्णांक है। ठीक, A और B पूर्णांक है, यहां पर लिख सकते हैं A और B पूर्णांक है, और जहां Q 0 नहीं है। ठीक, अब देखो, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये जो कुल मिला के रिजल्ट आएगा इसका, ये पूरे व्यंजक का, वो क्या आएगा, परिमेय। आप चेक कर सकते हो, कोई भी मान रखे, A और B का कोई भी मान रखोगे पूर्णांक वाला, तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। ठीक, समझ में आ गया। A माइनस 2B/में B, A का मान कुछ रख लो, B का मान कुछ रख लो, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। अब ध्यान से देखो, A और B क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। और ये परिमेय हो गया तो फिर इसके बराबर कौन है, √2, ये भी परिमेय होगा। जबकि ये हम बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है ना। तो फिर हमारी मान्यता गलत हो गई, एक बार फिर से हमारी बात खराब हो गई। कुल मिलाकर के जो हमने माना था वो गलत हो गया। इससे अच्छा मनबे ना करें, है ना, बार बार हमारी बात खराब हो रही है। देखो, चूंकि क्या लिखेंगे, A और B क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, A और B क्या है, पूर्णांक है, इसलिए व्यंजक
a-2b/b एक परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत? a और b पूर्णांक है तो ये पूरा व्यंजक क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय होगा तो इसके बराबर में कौन है? इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, जबकि हमको पहले से पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जबकि √2 इधर लिख लें, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे परिमेय हो जाएगी? आपके कहने से। ये बात समझ में आ गई ना? जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता फिर गलत हो गई। फिर हम वही लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता, तो जब गलत ही होना है तो क्यों बार बार मानो? अतः हमारी मान्यता गलत। देखो ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है। गलत है, क्या गलत है? ये परिमेय नहीं होगी। 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। कोई दिक्कत? अपरिमेय वाला कोई क्वेश्चन आए, देखो सारे क्वेश्चन उधर लिखे हैं। अगर सिंपल अपरिमेय वाला आया तो बड़ा सा करना होगा, है ना? अगर मिक्स करके आया तो प्रोसेस आपका छोटा हो जाएगा। तो दुआ करो ऊपर वाले से कि इस टाइप का क्वेश्चन आए, ज्यादा लिखना ना पड़े, है ना? कौन सा आ जाए? इस टाइप का कोई आए। देखो पेपर में आपके प्री बोर्ड में इसी का आया था, मिक्स वाला, है ना? और कर लिया होगा आपने, हमने प्री बोर्ड भी हल करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन करा दिया था। तो इन दो में से, या कह लो दो टाइप में से, एक क्वेश्चन आना 100% तय है। चलो इसका भी चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन आपके हो गए बेहतरीन और इतने अच्छे हैं कि इनमें से आना तय है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो भैया बहुत डेंजरस है, खतरनाक क्वेश्चन, जिसको देख के चक्कर आ जाए। लगाना तो भैया दूर की बात है, उसको देख के चक्कर आ जाता है कि समझ में ये नहीं आता कि इसको हम करें तो कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। और आज वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, जाना पहचाना है आपका, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन इसलिए लिखे दे रहे हैं जिससे आपको सामने दिखे तो अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आएगा। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3,
या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन हम पहले करवा रहे हैं, छोटे छोटे करेंगे बाद में, ठीक। एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव प्रसार, ये सब बाद में करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये दिखने में भैया बहुत खतरनाक है। अच्छा, कितना इजी है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, इसको देख के चक्कर आएगा कि हम इसको करें तो कैसे करें। आपको दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक। अब यहां पे थोड़ा आप यूक्लिड याद कर लो, याद दिला दें, क्योंकि इसमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दिख रहा है? अगर a और b कोई दो पूर्णांक हैं, ठीक, a और b कोई धन पूर्णांक है जिनमें a बड़ा है b से, ठीक, तो यूक्लिड क्या कहते हैं, यूक्लिड का कहना है कि अगर हम b से a में यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे तो दो संख्याएं और हमें प्राप्त होंगी, एक भागफल यानी q और ये प्रक्रिया होने के बाद लास्ट में शेषफल यानी r। ये दो संख्याएं और प्राप्त होंगी अगर हम a और b में भाग करते हैं तो। बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इन चारों में जो संबंध है वो क्या है, वो ये है a बराबर इनका गुणा करा लो BQ प्लस ये शेषफल r। ये रिलेशन कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये संबंध आपको याद रखना है, जहां r क्या है, r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। यानी इसका मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो ये संबंध अगर आपको याद है तो यहां पर देखो कुछ कुछ मैचिंग का है, BQ प्लस R, और ये देखो 6Q प्लस 1, कुछ कुछ मैचिंग लग रहा है। यूक्लिड आप ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, BQ प्लस R 6Q प्लस 1, तो 1 क्या लग रहा है, 1 शेषफल टाइप का लग रहा है, Q की जगह पर Q है लेकिन B की जगह पर 6 नजर आ रहा है ना। बस कहानी आपकी बन गई, ये क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे, हमको कोई दो संख्या चाहिए a और b, जिसमें b बराबर तो 6 हमें पता चल गया, ठीक, लेकिन a हमको मानना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब कोई धन पूर्णांक a होगा, a मान लें, और b की जगह पर हम 6 मान लें, ठीक। माना a कोई धन पूर्णांक, a कोई धन पूर्णांक। अब ये सम विषम अभी नहीं, हमने सिर्फ इसको धन पूर्णांक मान लिया। ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। और दूसरी संख्या चाहिए b, तो b की जगह पर क्या मान लें, 6 मान लें, और b बराबर 6। इतनी बात समझ में आ गई। a हमने मान लिया कोई धन पूर्णांक है और b बराबर है 6, क्योंकि हमको 6q BQ 6Q यानी b की जगह पर 6 नजर आ रहा है ना। बस b बराबर हमने मान लिया 6। अब हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इन दोनों में, a और b यानी a और 6 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कुछ नहीं करना है, प्रमेयिका लगाओ। क्या लगाएंगे, ये संबंध आपको लिखना है। क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, और b क्या है 6, तो हो जाएगा 6Q प्लस, कोई दिक्कत, जहां R क्या है, जहां R का मान या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा,
लेकिन b से छोटा होगा। जहां r 0 होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, बस। लेकिन 6 नहीं होगा। 6 नहीं होगा तो इसको लिखो ही ना, लेकिन 6 नहीं होगा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? दो संख्या चाहिए यूक्लिड लगाने के लिए। एक धन पूर्णांक हमने मान लिया a, कोई भी धन पूर्णांक है, और b बराबर मान लिया 6, और a और 6 में हमने लगा दी यूक्लिड, तो आ गया a बराबर 6q प्लस r, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस 6 से कम, और या तो 0 या 0 से बड़ा। अब ये 6 कितनी वैल्यू है? 6 वैल्यू है, इनको रखेंगे यहां पे। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे 0 आ जाएगा, तब आ जाएगा 6q प्लस 0। ठीक। जब r बराबर 1 होगा तब क्या होगा? तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। कोई दिक्कत? जब r बराबर 2, सारे मान रखेंगे जितने r के मान है शेषफल के, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 होगा तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 होगा तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 होगा तो a बराबर 6q प्लस 5 होगा। इतने मान होंगे r के अलग अलग मान पे। कोई दिक्कत? अब देखो, चेक करो, हमको विषम चेक करना है कि विषम इस रूप का होता है, तो इसमें से विषम वाले ढूंढ लो और सम वाले ढूंढ लो। विषम वाला आपका इसी रूप में नजर आ जाएगा, बस सिद्ध हो जाएगा। ठीक। अब देखो ये क्या है? 6q, इधर हम चेक करेंगे। 6q का मतलब ये सम है कि विषम है? कैसे पता चलेगा? सम किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। 6q को 2 से भाग करके देखो, कट गया, बराबर आया 3q। इसका मतलब ये सम है, तो लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य है, अर्थात सम है। समझ में आ गई बात? 6q क्या है? 2 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, इसका मतलब सम है। ये वाला देखो 6q प्लस 1 क्या है? इसमें 2 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन नहीं आ रहा। ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये विषम हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। देखो विषम और सम, इसमें सम को छांटना है। अब ये वाला देखो 6q प्लस 2, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये क्या है? जो कि 2 से विभाज्य है। इस पूरी सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ये सम है। ठीक। ये 2 से नहीं विभाज्य है, इसका मतलब ये विषम है। अब सेंटेंस आप पूरा लिख लेना, आपको समझ में आ गया है। ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये सम है। ये 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये विषम है। आप चेक कर लो, विषम वाला आपको दिखाना था। विषम वाले किस रूप में आए हैं? विषम वाला ये रहा, ये वाला देखो है, और एक ये वाला है विषम, और एक ये वाला है। ठीक, समझ में आ गया? तो विषम वाला किस रूप में आया? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो नीचे लिख लेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो ये हो गया भैया, और इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो धन पूर्णांक केवल पूछेगा, सम विषम पूछेगा, या तो धन पूर्णांक का वर्ग। इसका क्वेश्चन देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा,
इसको भी आपको करना है क्योंकि ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये अलग क्वेश्चन है उससे, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आएगा या तो इस रूप में आएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या फिर कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, तीन टाइप का आएगा क्वेश्चन। विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ठीक, इस रूप का आएगा, या तो वर्ग वाला आएगा या तो घन वाला आएगा। तो ये वाला हम करा चुके हैं, तो सम वाला आप कर ही लोगे, वर्ग वाला करा देंगे तो आप घन वाला कर लोगे। ठीक, जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वैसे दोनों पक्षों का घन कर लेना, जैसे हमने विषम निकाला है वैसे आप सम निकाल लेना, कोई दिक्कत है ना। चलो अब इसको कैसे करेंगे, अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको यही मानना है, माना a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर हम क्या मान लेंगे, 3, b बराबर हम मान लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत, a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 3, फिर लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हो जाएगा a बराबर 3q + r। अब इसकी सम विषम की जरूरत नहीं तो इसको हटा देते हैं यहां से, इतने की जरूरत है बस। ठीक, माना a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 3, तो यूक्लिड लगा दो a और 3 में, a बराबर 3q + r, तो जहां r क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा यानी 1 होगा, 2 होगा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से छोटा यानी कि सिर्फ 3 मान आएंगे। अब समझ में आ गया, a को हम क्या लिख सकते हैं आप, 3q + r, जहां r बराबर 0, 1 और 2, कोई दिक्कत। अब इनकी वैल्यू रखो, 3 मान तीनों रख के चेक कर लेंगे। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का। इसी तरह अगर घन वाला क्वेश्चन होगा तो आप दोनों पक्षों का घन कर लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर 3q का स्क्वायर, ये हो गया a² बराबर 9q²। अब हमको करना क्या है, हमको लाना है 3m के रूप का, तो यहां से 3 कॉमन ले लो, यहां से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 3q², और ये q क्या है, पूर्णांक है ना, q क्या है, पूर्णांक है, और q में q का स्क्वायर करेंगे तो भी पूर्णांक रहेगा, और स्क्वायर में 3 से गुणा कराएंगे तो भी पूर्णांक रहेगा। इसका मतलब ये जो अंदर लिखा है ये भी एक पूर्णांक है, इसको m मान लो। देखो q क्या है, पूर्णांक, q का स्क्वायर करोगे पूर्णांक, 3 से गुणा करोगे पूर्णांक, यानी ये क्या हो गया, एक पूर्णांक, और इसको हमने मान लिया m। समझ में आ गया, क्योंकि हमको 3m लाना है, तो 3 और ये हो गया m। आप ध्यान से देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m के रूप का होता है, आ गया, यही तो लाना था। अब दूसरा मान देखो, जब r बराबर 1 रखेंगे
तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर दोनों पक्षों का वर्ग, हमको वर्ग ही निकालना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6q प्लस बी स्क्वायर यानी 1। अब देखो क्या लाना है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो यहां से 3 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अब देखो q क्या है, पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर क्या होगा, पूर्णांक होगा, और उसमें 2q अगर हम जोड़ देंगे तब भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये व्यंजक ये भी एक पूर्णांक होगा, इसको भी m मान लो, है ना। तो आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये क्या है, पूर्णांक है, इसको हमने m मान लिया, तो इस रूप का आ गया। समझ में आ गया। अभी एक और है, अब क्या मानेंगे, जब r बराबर 2 तब भी यही आना चाहिए। चेक करो भाई, कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है। जब r बराबर 2 तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, है ना। अब फिर हमको चाहिए वर्ग, तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर और ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे यानी 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। लाना किस रूप में है, 3m प्लस 1, तो लास्ट में 1 होना चाहिए, और लास्ट में क्या आया है, 4 आया है, तो इसको तोड़ लो। तो a स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर, ये 12q, और इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि लास्ट में हमको 1 लाना है। तो 4 को हमने लिख लिया 3 प्लस 1, कोई दिक्कत। तो यहां अभी इसमें कॉमन मिल जाएगा आपको 3, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3q स्क्वायर, 3 चौक या 4q, और प्लस का 1, बाहर 1 आ गया, यही लाना था। अब देखो q क्या है, पूर्णांक, तो q स्क्वायर क्या होगा, पूर्णांक, 3q स्क्वायर क्या होगा, पूर्णांक, 4q जोड़ देंगे पूर्णांक, प्लस का 1 जोड़ देंगे पूर्णांक, ये भी पूरा पूर्णांक, इसका मतलब m। ठीक, इसको m मान लो, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1, फिर वही आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, समझ में आ गया। तो अब चाहे 6q वाला आए, चाहे सम विषम वाला आए जो भी हमने कराया था, या फिर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ जाए, वर्ग निकाल लो, या फिर घन आ जाए, तो फिर दोनों पक्षों का घन कर लेना, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तब भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसी टाइप का आएगा। ठीक, अब इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो छूटेगा, नहीं छूटेगा, आराम से हो जाएगा, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलो भाई समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब जो अगला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे वो है दशमलव प्रसार वाला। ठीक, दशमलव प्रसार के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि एक पूरी एक्सरसाइज दशमलव प्रसार की है। कोई भी परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार आपको करना है। दशमलव प्रसार दिया गया हो तो उसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भिन्न दी गई है पी अपान क्यू के रूप में तो उसका दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब इसको भाग करके इसका दशमलव में मान, और एक क्वेश्चन आता है बिना भाग करे भी। तो देखो ये वाला काम आपको करना है। दशमलव पी अपान क्यू के रूप में दिया गया हो कोई परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दिया गया हो तो उसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। बात समझ में आ गई कि अगर कोई पी अपान क्यू के रूप में दिया गया हो कोई, तो उससे दशमलव प्रसार निकालना है, और दशमलव प्रसार बिना भाग करे भी निकालना है, बिना भाग किए। ठीक, ये सारे काम करने हैं। तो चलो चेक करते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे आपको। दो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन है, एक है 17/40 और दूसरा है 23/30। ठीक, दो परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं, एक है 17/40 और दूसरी है 23/30, है ना। इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, पहली बात तो ये चेक करनी है। तो शांत और अशांत चेक करने के लिए, शांत है या अशांत, इसको कैसे चेक करते हैं, बिना भाग करे, और वो चेक करेंगे हर, भिन्न का हर इस रूप में होना चाहिए, 2n इंटू 5m। अगर किसी परिमेय संख्या का हर इस रूप में है, या तो उसके हर में 2 हो या 5 हो या फिर 2 गुणे 5 में हो, तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। ठीक, तो चलो इसका हम चेक करते हैं। 17/40 के गुणनखंड कर लो भाई, इधर 40 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, है ना। इसका देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 2 की घात 3, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 5 की घात 1। तो इसके हम हर को लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 किस रूप में है, 2 की घात n गुणे 5 की घात n, इस रूप में है ना। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब चलो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर, ठीक, किस रूप में है, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है।
देखो 2 की घात में है और 5 की घात में है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक, समझ में आ गया? आपको सिर्फ हर चेक करना है, हर के गुणनखंड करने हैं, और अगर गुणनखंड में 2 आ गया सिर्फ तो शांत होगा, सिर्फ 5 आया तो शांत होगा, 2 गुणे 5 आया तो शांत होगा। अगर कोई और संख्या आई 2 और 5 के अलावा, अगर कहीं 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको भी चेक करें। किसके गुणनखंड करने? हर के ही करने, आप याद रखिएगा, और कोई अंश के ना कर लेना। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से। ठीक, तो इसके देखो, इसके गुणनखंड क्या आ गए? 23/2 की घात 1। अब 1 लिखो या ना लिखो, 3 की घात 1 और 5 की घात। अब बताओ इस परिमेय संख्या का हर कैसा है? 2 की घात तो है, 5 की घात भी है, लेकिन 3 भी शामिल है ना? अब समझ में आ गया? देखो दोनों अगल बगल लिखे तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। अब इसमें आपको साफ साफ 3 दिख रहा है ना, 3 इसमें आ गया अलग से, इसका मतलब ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। और अगर ये इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत और आवर्ती होगा। अशांत में आवर्ती भी आ जाता है, अशांत और आवर्ती। अब ये पूरी कहानी आपको यहां लिखनी है। दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो शांत अशांत समझ में आ गया? बिना भाग करे शांत और अशांत कैसे चेक करेंगे? हर के गुणनखंड करके। अगर उसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो फिर दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब एक निश्चित समय के बाद जाके रुक जाए। शांत का मतलब शांत हो जाए, और रुके ना, चलता रहे, तो वो अशांत है। यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इसमें आप पूरी कहानी लिख लेना। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन ये आता है कि बिना भाग करे, और बिना भाग करे किसका? शांत वाले का। अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तो बिना भाग करे दशमलव प्रसार निकालो। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका बिना भाग करे नहीं निकलेगा, तो इसको हटाओ। इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक और, कि बिना भाग के दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। ठीक, इसी का निकालेंगे। बिना भाग किए, बिना भाग किए दशमलव प्रसार, ये भी समझ लो। शांत अशांत समझ में आ गया? तो शांत का दशमलव प्रसार बिना भाग किए, यही क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक, 17/40। अगर हम 40 से 17 में भाग करेंगे तब तो आराम से दशमलव प्रसार आ जाएगा। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, कहां तक उसका विस्तार है। लेकिन बिना भाग करे निकालना है तो क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड इसका हम कर ही चुके हैं, यानी ये काम तो आपको करना है। 17 बटे कितना है? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। यहां पे आपको करना क्या है? 2 की घात n और 5 की घात n इसी रूप में होगा तभी शांत होगा, और तभी आप इसका दशमलव प्रसार बिना भाग करे निकाल सकते हैं। क्लियर? करना क्या है? करना सिर्फ आपको इतना है कि इन दोनों की पावर को बराबर करना है। इनकी जो पावर है n और m, इनको आपस में इक्वल करना है बस। कैसे करना है? 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी हमें 3 करना है,
और कोई काम नहीं करना है, सिंपल सा काम है। जो बड़ी पावर है उसके बराबर छोटे वाले को कर लेना है। 2 की घात 3, तो 5 की घात भी 3 होना चाहिए। और कैसे आएगा? जब हम इसमें 5 की घात 2 से गुणा करा देंगे तब ये भी 5 की घात 3 हो जाएगा। वेरी गुड, ऊपर नीचे गुणा करके, है ना? गुड। तो क्या करेंगे हमको क्या चाहिए? 5 की घात 3 चाहिए और यहां 5 की घात 1 है, तो हम अंश और हर में, अंश व हर में 5 की घात 2 से गुणा कराएंगे। ठीक, गुणा कराने पर ज्यादा लिखना ना पड़े। तो ऊपर हो गया 17 गुणे 5 की घात 2 और नीचे भी हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। अब ये हो गया 17 गुणे 5 बचे 25। चलो भैया गुणा करो जल्दी से इसका। नीचे आ गया 2 की घात 3 और 5 की घात 3, ये देखो बराबर हो गए। यही काम हमको करना था। 2 की घात 3 हो गई और 5 की घात 3 हो गई। बिना भाग करे दशमलव प्रसार निकालना, तो आपको ये काम करना है। हर की जो पावर है उनको बराबर करना, चाहे जैसे करो। चलो भाई इसका गुणा करके सब लोग बता दो कमेंट करके। 17 और 25 का गुणा कितना आएगा? हम नीचे वाला प्रोसेस कर रहे हैं आगे। ठीक, जल्दी बताओ। तो ये हो गया आपका, एक स्टेप और लिखें। नीचे हो गया 2 गुणे 5, इनको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। चलो गुणा करके बताओ भाई, अभी तक आया नहीं जवाब किसी का। 17 और 25 का गुणा कितना आएगा? देखिए सबसे पहले कौन गुणा करके बताएगा? 17 और 25, हम इससे अच्छा तो हम ही कर ले। इतना टाइम लगाओगे तो इससे अच्छा तो हम ही कर ले। 17 और 25, अभी तक नहीं आया जवाब। 5 सते 35, हासिल आए 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 2 सती 14, हासिल आया 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 5 8 4 12, 3 1 4। अभी तक नहीं आया किसी का जवाब। 17 और 25 का गुणा चेक करो, ये हमारा सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अभी तक गुणा नहीं कर पाए सब लोग। अच्छा आ गया, वेरी गुड। 425, ठीक, तो ऊपर आ गया 425। अब नीचे जो हमने बनाया है वो क्या बन गया, ये देखो ध्यान से। ऊपर तो आ गया 425, नीचे बन गया 5 दूनी 10, 10 की घात 3। ऊपर आ गया 425, नीचे आ गया 1000। अब नीचे कितने जीरो हैं? 3। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3। यहां से एक क्वेश्चन और आपको समझ लेना है कि आपसे पूछा जाता है कि मान लो यही क्वेश्चन आ गया, 17/40 के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से आपको करना है। ठीक, तो सिर्फ आपको नीचे चेक कर लेना कितने जीरो आ रहे हैं। नीचे बराबर करने पर कितने जीरो आ रहे हैं उतने अंक पे दशमलव ऊपर लगेगा, ये जान लो। कितने जीरो हैं? 3, तो दशमलव के 3 अंक, 1 2 3। आंसर आ गया 0.42। कोई दिक्कत? तो देखो कैसे पता करेंगे? हर के गुणनखंड करेंगे, और अगर ये 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? अगर इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ठीक, और अगर शांत है तो दशमलव प्रसार हम बिना भाग करे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दोनों की पावर को सेम करके। सेम मतलब बराबर, नहीं तो सेम दूसरा को समझ लो। दोनों की पावर को बराबर करके। कैसे बराबर करेंगे? चेक कर लेंगे, जो पावर बड़ी होगी छोटे वाले को उतना बड़ा बना लेंगे, बस
उसके लिए हमको अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा, बस काम खत्म। इंद्रजीत यादव का अब आया है 17 गुणे 25 बराबर 425। चलो अब इसका उल्टा क्रम देखते हैं। ठीक, अभी हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या से दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या कैसे, ये भी क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें भी दशमलव प्रसार दिया गया हो तो उससे P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ये नहीं आएगा तो फिर वो आएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन करने हैं जो जो जितने जितने हैं। ठीक, P/Q के रूप में था, दशमलव प्रसार हमने निकाल लिया है ना। अब दशमलव प्रसार दिया गया हो तो P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। दशमलव प्रसार को क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, अब 2 क्वेश्चन इसके हम करवाएंगे आपको, एक है शांत वाला और एक है अशांत। एक है 0.375, ये शांत है। शांत का मतलब देखो, दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक है, उसके बाद काम खत्म, यानी भाग की प्रक्रिया रुक गई, इसका मतलब शांत है। अशांत वाला जो ना रुके, 0.6666, ये तो रुकता ही नहीं है, रुक नहीं रहा है। ये क्वेश्चन है, ये शांत है दशमलव प्रसार, ये अशांत है। इसको भी P/Q बनाना है, इसको भी P/Q बनाना है, दोनों को। समझ में आ गया। और दोनों को बनाने का एक मेथड आपको हम बताएंगे, एक तरीका जिससे दोनों बन जाएं। ठीक, कैसे, देखो काम क्या करना है, इसका मान कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, और उसी को हम मान ले x, है ना। इसका मान कुछ ना कुछ होगा, और क्या होगा यही हमको निकालना है, तो बस इसी को मान लो। माना x बराबर 0.375, बस काम खत्म। इसका मान ही निकालना है और उसी को हमने मान लिया x के बराबर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। अगर आपसे कहा जाए कि दशमलव हटा दो तो कैसे हटेगा, 1000 से गुणा कराएंगे तो कैसे, जैसे मान लो लिखा है 12.45। ठीक, कहा जाए कि ये दशमलव हटाना है तो हम इसमें 100 से गुणा कराएंगे, तो जब 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 12, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 जीरो बढ़ा लो, ये आ गया। अब दशमलव के अंक पे था, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, देखो दशमलव हट गया, 1245 आ गया। ठीक, इसी तरह 3 पे होता तो 3 जीरो 4 अंक पे होता, 4 जीरो 5 अंक पे होता, तो 5 जीरो कितने अंक पे यहाँ पे है, 3 जीरो पे, तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 1000 से। क्लियर, 3 अंक पे है तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करा देंगे, 1000 से। दोनों पक्षों में किस लिए, दशमलव हटाने के लिए, 1000 से गुणा करने पर। ठीक, ये हो गया 1000 x बराबर, इधर हो गया 375। समझ में आ गया, दशमलव हट गया तो x बराबर क्या होगा, 375 बटे 1000। अब इसको सरल कर लो, आ गया आंसर। 5 से काटो, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौको 20, फिर कटेगा 5 से 15, 5 चौठी 40। x बराबर आ गया 3/8। यानी इसका जो मान P/Q में होगा वो क्या होगा, 3/8 होगा, या 3/8। कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत इसमें होगी, ये करने में दिक्कत होगी। कैसे, चलो ये भी करते हैं।
अब देखो दशमलव जितने अंक पे उतने जीरो से गुणा, है ना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी देखो भाई, हो सकता है ना हो। इसमें क्या करेंगे, इसको भी वही कार्यक्रम माना था किसके बराबर, x के बराबर, इसको भी x के बराबर मानेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, माना x बराबर, इसका भी मान कुछ ना कुछ p अपान क्यू में होगा। x बराबर 0.66666, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। अब बताओ कितने से गुणा कराएं। अगर दशमलव एक अंक पे है तो 10 से गुणा कराओगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव 2 अंक पे है 100 से गुणा कराओगे, दशमलव हट जाएगा। दशमलव 3 अंक पे है 1000 से गुणा, 4 अंक पे है 10,000 से गुणा। जितने अंक पे है उतने जीरो लगा दो। लेकिन इसमें कितने से गुणा होगा, इसमें तो पता ही नहीं कितने अंक हैं इसमें गिने नहीं पाओगे, क्योंकि आगे समाप्त ही नहीं हो रहा है, बहुत आगे लंबा है प्रोसेस। तो इसमें गुणा कराने वाला तो काम हो नहीं पाएगा, है ना। कितने से गुणा करा दें, क्योंकि बहुत सारे अंक हैं, दशमलव के बाद बहुत सारे। तो क्या करेंगे, एक काम आपको करना है, इसमें आपको यह देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर एक एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी एक अंक बार बार आ रहा है, तो 10 से गुणा कराएंगे। अगर दो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा कराएंगे। समझ में आ गया। यहां पर एक अंक तो बार बार आ रहा है, इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक, इसका मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम फिर किससे गुणा कराएंगे, 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें कराएंगे तो एक अंक उधर खिसक जाएगा, 6.666, बाकी तो कोई हिसाब है नहीं इनका। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा लेंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या होगा, पहले 2 लिख लो, 10x बराबर 6.6666, खत्म नहीं हो रहा है। और एक है x बराबर 0.6666, घटा लो, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, अब देखो 10 में से 1 घटाओगे बचेगा 9 9x, और इधर वाला जो पार्ट है वो बराबर है, इधर अनलिमिटेड है, इधर भी अनलिमिटेड, तो इनको हटाओ, ये माइनस हो गया, बचेगा सिर्फ 6। समझ में आ गया। 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी x बराबर आ गया 2/3। ये आ गया इस दशमलव प्रसार का p/q का रूप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर हम 2 में 3 से भाग करें तो यही दशमलव प्रसार आएगा। चेक करके देख लो, 3 से भाग करो 2 में। अब यहां 2 छोटा है, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छक 18, 2 आया, फिर 0 बढ़ाओ, 3 छक 18, फिर 2 आया, 0 बढ़ाओ, 3 छक 18, करते रहो, 3 छक 18 करते रहो, बार बार वही प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर हर में 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आई तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति हो, बार बार कोई चीज रिपीट हो, उसको कहते हैं पीरियोडिटी, मतलब आवर्त, जो बार बार आए। कोई दिक्कत किसी को। तो दशमलव प्रसार का क्वेश्चन हो गया। अब देखें कौन सा बचा है।
अब HCF और LCM वाले बचे, जो आना है ना। यूक्लिड से HCF निकालना और अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM दोनों निकालना। बस ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलो भाई, हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक HCF वाला और एक LCM और HCF दोनों वाला। एक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालो, और एक क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालो। ठीक, तो पहले तो यूक्लिड वाला एक बार चेक कर लें। ये तो भैया आना तय है। यूक्लिड विभाजन जो आपका रटा हुआ होगा क्वेश्चन, ये सब लोग कर सकते हैं ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन हमारा है 90 और 144। 90 और 144 का मासा यानी HCF। अब हिंदी में आएगा तो मासा लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा तो HCF लिखा होगा। ठीक, मासा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। देखो, यूक्लिड के अनुसार कोई दो संख्याएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करो और वो प्रक्रिया तब तक करते रहो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाए उस कंडीशन में जो भाजक होगा वही उन दोनों का HCF होगा। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। दो संख्याएं कौन कौन है, 90 और 144, ये लिख लेंगे। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये वाली संख्या छोटी, ये वाली बड़ी है, इसलिए चेक कर रहे हैं जिससे हम पता चले कि हमको भाग किससे करना है। अब लगाएंगे इसमें यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ डराने वाला नाम लग रहा है, बाकी करना तो हमको भागे है जो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग, 90 से 144 में भाग कितने बार जाएगा, एक बार। 90 एकम 90, कोई दिक्कत, घटाओ 4 और यहाँ बचेगा 9 5 14 यानी 54। अभी शेषफल कितना आया, 54 आया, 0 तो नहीं आया, यानी प्रक्रिया अभी और आगे करनी है। अब 54 से भाग करेंगे 90 में, 54 एकम 54, देख लो 54 का पहाड़ा हमको याद है, क्या याद है आपको? 54 एकम 54 लिख दिया हमने तुरंत बगैर गुणा करे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3। अभी शेषफल कितना आया, 36, जो कि ये देखो HCF आ गया भैया, वेरी गुड। 36 से भाग करेंगे 54 में, काम हो जाएगा आपका 54। 36 से कम 36, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 4, 4 में से 3 का 1। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो इसको 36 में करेंगे, 18 दूना, ये देखो शेषफल आ गया 0। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में भाजक कौन है, 18। तो HCF क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे दिख रहा हो तो लिख दें।
चूंकि शेषफल बराबर 0 और इस स्थिति में, स्थिति गलत हो गया इस स्थिति में भाजक कितना है, भाजक बराबर है 18। ठीक, तो यही हो गया HCF। इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 90 और 144 का बराबर 18। ये आपका आंसर। ठीक, इसी को दूसरे टाइप से हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी को दूसरे टाइप में कर सकते हैं। अब देखो आसान आसान क्वेश्चन अब कर रहे हैं, कठिन वाले पहले कर लिए हैं, अब आसान वाले कर रहे हैं। ठीक, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या करेंगे, 90 और 144। ठीक, कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक, अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या करना, ये प्रक्रिया आपको दिखानी कि 144 को हम लिख सकते हैं 90 और 1, ये देखो क्या है, बी क्यू प्लस आर है ना, 90 गुणे 1 प्लस 54, 90 गुणे 1 प्लस 54। ठीक, ये क्या है, शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल। तो पुनः अब किसमें आप किसमें लगाएंगे, 54 और 90 में यूक्लिड लगा देंगे, 54 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, वही काम करते रहना, जो ये काम आपने यहां किया है वही आपको इस स्टेप में लिख देना है। आप कैसे लिखेंगे, 90 को हम लिख सकते हैं 54 गुणे 1 प्लस 36, समझ में आ गया, 54 गुणे 1 प्लस 36। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, 36 आ रहा है, यहां पर कितना आया 54, यहां कितना आया 36। पुनः आप किस में लगाएंगे, अब लगाएंगे 36 और 54 में, पुनः 36 और 54 में यूक्लिड लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होगा, अब 54 को हम लिख सकते हैं क्या, 36 गुणे 1 प्लस 18 है ना, 36 गुणे 1 प्लस 18। अभी भी शेषफल कितना आया, 18 आया, यानी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तो फिर पुनः अब किस में लगाएंगे, अब 18 और 36 में लगाएंगे, 18 और 36 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होगा, अब 36 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 2, 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0। अब कहानी बन गई, अब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 और इस स्थिति में भाजक क्या है, भाजक बराबर 18, इसलिए HCF 90 और 144 का बराबर 18, ये आंसर। अब चाहो तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना, चाहो तो ऐसे कर लेना, दोनों आपके पास हैं और समझ में भी आ गए होंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन आना तय है, दो संख्याओं का HCF किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ दोनों को लिख लेना है, कौन छोटी है कौन बड़ी है ये लिख लेना है और छोटी से बड़ी में भाग करना है और तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, बस। और जैसे शेषफल 0 आया उस स्थिति में जो भाजक होगा वही उन दोनों का HCF हो जाएगा। अब ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, समझ में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड वाला क्वेश्चन जिससे मासा और लासा दोनों निकालने हैं। ठीक,
करो इसको भैया, स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से। हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, देखो यूक्लिड से हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक, और अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF दोनों निकालेंगे। और ये आज सीख लो, अगर आप भूल गए हो तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बारह, 24 और 36 का HCF व LCM दोनों ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो यूक्लिड वाला आएगा, दो संख्याओं का HCF जो अभी हमने बताया, या तो ये आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालना, ठीक। अब देखो इसकी ट्रिक आपको हम याद दिला दें। इसकी ट्रिक क्या थी? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहला काम, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। उसके बाद अगर छोटी घात हम लेते हैं तो HCF आ जाएगा, बड़ी घात लेते हैं तो LCM आ जाएगा। याद आया सबको? यह है ट्रिक। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हम छोटी छोटी घातें सेलेक्ट कर लें तो फिर HCF आ जाएगा, अगर बड़ी घात ले लेंगे तो LCM आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर नहीं याद है तो अब याद आएगा। संख्याएं कौन कौन है? 12, 24 और 36, ठीक। तीन संख्याएं हैं और इन तीनों का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहला काम तो यही होगा कि इनके अभाज्य गुणनखंड पहले करें, है ना। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे सबके, ठीक। 2, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 कितनी बार आया? 2 बार, और 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 12 के गुणनखंड हो गए अभाज्य, यानी हमको 2 में ही लिखना है और 3 में लिखना है, ये 4 नहीं लिखना है। 2 एक अभाज्य संख्या है, सॉरी 2 की घात 2 है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, कोई दिक्कत? इसी तरह 24 के गुणनखंड, 2 से कटेगा, 12 दूना 24, फिर 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 और फिर 3 से। 2 कितनी बार आया? 3 बार, और 3 आया 1 बार, यानी 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3 और 3 की घात 1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 36 के गुणनखंड, इसी तरह अभाज्य, 2 से कटेगा 18, फिर 2 से 2 9 18, 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2 की घात 2। ये काम तो आप कर ही लेंगे। अब
HCF छोटी घात, LCM बड़ी घात। याद आ गया? अगर छोटी घात लेंगे तो HCF आएगा, बड़ी घात लेंगे तो LCM आएगा। सबसे पहले HCF। 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2। 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 और 3 4 3 12, यानी HCF आ गया 12। ठीक। LCM, LCM में बड़ी घात, 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी? 2 की घात 3, ये वाली। 3 में सबसे बड़ी घात कौन? 3 की घात 2। 3 की घात 2, तो ये LCM आ जाएगा। 2 की घात 3 यानी 8, और ये 9 8 9 72। तो ये विधि भी बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों हम निकाल सकते हैं। करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और छोटी घात तो HCF, बड़ी घात तो LCM। कोई दिक्कत? तो देखो, पहली एक्सरसाइज किस पर आधारित थी? HCF पर, यूक्लिड पर, उसके क्वेश्चन सारे हो गए। दूसरी एक्सरसाइज अभाज्य गुणनखंड पर, उसका क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक। तीसरी एक्सरसाइज अपरिमेय संख्या, उसका हमने पहले ही करा दिया। चौथी दशमलव प्रसार, वो भी हो गया। यानी कि कुल मिला के लगभग क्वेश्चन इसके हो गए। अब 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लें, बस ये पूरा चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे बस। कहीं से भी क्वेश्चन आए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक गुणनखंड वृक्ष का क्वेश्चन भी आता है, ये वाला भी कर लें हम लोग। हो सकता है आपके लिए नया हो। गुणनखंड फैक्टर ट्री जिसको कहते हैं, इसमें कोई दम नहीं हालांकि, लेकिन करना जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। y, ठीक, इसमें 2 ब्रांच हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है। ठीक, इसकी 2 ब्रांच हैं। ये तो वर्गीकरण टाइप का लग रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो आपको x का मान बताना है और y का मान बताना। ये थोड़ा सा दिखने में नया लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। चलो भाई, x और y की वैल्यू बता दो जल्दी से, अगर आपके पास पेन और कॉपी अवेलेबल है तो। देखो, ये गुणनखंड वृक्ष है, यानी एक x बराबर 21। गुलशन, वेरी गुड। चलो देखो, यहाँ पे 2 ब्रांच हैं, है ना? इसका मतलब इनका अगर गुणा करोगे तो ये आएगा। समझ में आया? इसके ये दोनों फैक्टर हैं। क्या है? फैक्टर, गुणनखंड है। और इसके ये दोनों फैक्टर हैं, यानी इनका दोनों गुणा करोगे तो ये आएगा, इनका दोनों गुणा करोगे तो ये आएगा। इनका आया है 21 और 84। चेक करें। देखो, x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा इन दोनों का गुणनफल, यानी 3 गुणे 7, यानी x बराबर 7 त्रिक। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर y बराबर क्या होगा? 4 गुणे x, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, यानी y बराबर 4 गुणे x का मान 21, यानी y बराबर 84।
ये भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और, कोई छोड़ना नहीं भाई इस चैप्टर का, नहीं तो बाद में वही आ जाए। चलो ये क्वेश्चन है कि ये आप कर चुके हैं, कर तो सब चुके हैं, 18 और 117, इसको चलो सब लोग मिलके करते हैं, ठीक। 18 और 117 के एचसीएफ को प्री बोर्ड में भी आया था, को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में है, डायरेक्टली, ठीक, के रूप में है, तो m बराबर क्या होगा? तो m की वैल्यू, मतलब इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो आपको m का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया है, बोर्ड में भी आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कह क्या रहा है, 18 और 117 का एचसीएफ इस रूप में है, मतलब इसके जैसा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे और इसके बराबर रख देंगे, काम खत्म। समझ में आ गया? इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इसके बराबर रख देंगे, काम खत्म, एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 18 और 117 एचसीएफ निकालने का तरीका, यूक्लिड, छोटी बड़ी संख्या पता करो, ये देखो ये छोटी संख्या लगा दो, यूक्लिड, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो गुणनखंड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। गुणनखंड कर लो, आसान है, इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। अब तो दोनों पता चल गए, अब आज गुणनखंड कर लो ना इसके, 18 और 117। अभाज्य वाला भी बहुत आसान है ना, क्यों हम यूक्लिड लगाए, लंबा चौड़ा भाग करें। 18 के गुणनखंड बता दो भाई जल्दी से, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 2। 117 के बता दो, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 9 2 11, 3 9 27, 3 से कटेगा 13, 3 की घात 2 और 13 की घात 1, ठीक। निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब छोटी घात। अब देखो यहां पे थोड़ा एक चीज और समझना है, हो सकता है अभाज्य गुणनखंड का कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें गुणनखंड बराबर ना दिख रहे हो, यानी इसमें 13 इसमें 13 नहीं है, तो हम बढ़ा लेंगे, ठीक। इसमें भी 13 लिख लेंगे, पावर हो जाएगी 0, और क्योंकि 13 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 हम बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, पावर कर लेंगे 0, क्योंकि 2 की घात 0 का मान भी 1। अब इससे हम निकाल लो, छोटी छोटी घात चेक कर लो, 2 की घात 1, 2 की घात 0, छोटी घात 2 की घात 0, 3 की घात 2, 3 की घात 2, दोनों बराबर हैं। 13 की घात 1, 13 की घात 0, छोटी घात 13 की घात 0, यानी एचसीएफ आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 3 त्रिका 9, ठीक। एचसीएफ कितना आ गया 9। अब ये 9 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये है एचसीएफ, चूंकि दिया गया है कि इनका एचसीएफ, कि एचसीएफ किसका, 18 और 177 हो गया, 117 का कितना दिया गया है, 18m माइनस 117, ठीक, यही तो दिया है। अब इसकी जगह पर ये मान रख लो, ये हो गया 9 बराबर 18m माइनस 117, तो 18m बराबर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 9 प्लस 117, यानी 18m बराबर 17 9 126, यानी m बराबर 126 बटे 18, 18 अट्ठे 126,
यानी m बराबर 8। समझ में आ गया? आए 18/144 होता है, 18/7 सॉरी 18/7 126, m बराबर 7। कोई दिक्कत? अब ये ना समझ लेना कि हमको 18 का पहाड़ा नहीं याद है। 18/7 126 यानी m का मान आ गया 7। कोई दिक्कत? चलो एक दो क्वेश्चन और। एक इसमें और क्वेश्चन आता है अभाज्य वाला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी कर लो, क्या पता यही आ जाए। कोई छोड़ना नहीं क्वेश्चन, ठीक? और खूब प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, पूरी मैथ आपकी हम तैयार करवा देंगे। इसमें है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। ये जो पूरी संख्या लिखी है एक भाज्य संख्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक? जो संख्या दी गई है इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की पहचान जिसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हो। देखो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जैसे कि 4, ठीक, 6, 8, ये सब क्या है? भाज्य हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब ये सब क्या है? इनके जो फैक्टर हैं वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, के गुणनफल। अगर किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। अब देखो कोई अभाज्य संख्या ले लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। अभाज्य संख्या 2, तो 2 के गुणनखंड हमेशा आएंगे 2 × 1, 3 का आएगा हमेशा 3 × 1, 5 का हमेशा आएगा 5 × 1। अब इसको देखो अभाज्य के गुणनखंड 2 × 1, यानी कि 2 तो अभाज्य है लेकिन 1 अभाज्य नहीं है, तो ये क्या है? अभाज्य। तो भाज्य की पहचान क्या है? जिसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य। तो इसको हम क्या दिखाएंगे? इसको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिख जाए और बस हम कह देंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। कैसे? देखो इसका भी सॉल्यूशन 7 × 11 × 13 + 13। देखो ये तो 3 गुणनफल के रूप में है ना, लेकिन प्लस में 13 लिखा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो 13 यहां भी 13 यहां भी, तो 13 ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक? कोई दिक्कत? ये हो गया 13 और ये हो गया 11 × 7 = 77 + 1 13 गुणे ये क्या हो गया? 77 और 1 गुणा करा दो, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21 और 2 23, 1 7 8 3 11, 7 2 9 1
ठीक, अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, करके देख लो। 10 14, 2 से कटेगा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, दो सती 14 होगा। ठीक, और कटेगा ये, और कितने से कटेगा, या इसे देख लो, आप गुणनखंड ना करो, यहां देखो 13 और 78, इसका मतलब ये क्या है, गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, आगे इसको करने की जरूरत नहीं, क्यों दिमाग लगाओ, जो कि भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, यानी इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनके इनटू में लिखा है 13, अभी इसको और तोड़ोगे तो और इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्यों फालतू दिमाग लगाओ, फिर से गुणनखंड करो, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और एक गुणनफल के रूप में दिखा देना है बस। ठीक, कोई दिक्कत? चलो भाई, अब लगभग ये चैप्टर हो रहा है कंप्लीट। कोई क्वेश्चन और रह गया? एक क्वेश्चन और रह गया है एचसीएफ और एलसीएम वाला, बस ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, और इससे एक आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, बस आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, सब हो गए लगभग। यदि HCF किसका किसका 120 और 225 का बराबर है 15, तो LCM इन्हीं दोनों का निकालना है। LCM 120 और 225 का क्या होगा? HCF दिया गया है दो संख्याओं का, तो आपको LCM निकालना है। बता दो फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? चलो ये क्वेश्चन आप लोग करके हमें बताएं। ठीक, आंसर बता दो कितना आएगा। चलो भाई बताओ सब लोग कितना आंसर आएगा, अगर आप वाकई में लगा रहे हैं तो। देखा सबसे पहले कौन आंसर देगा, लगाओ भाई जल्दी से। चलो भाई कौन बताएगा इसका सही जवाब, हल करके बता दो। दो संख्याओं का HCF 15, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM आपको बताना है। सबसे पहले कौन करेगा? अब एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है आज। चलो भाई जल्दी से करो। HCF आपको दिया गया है, LCM निकालना है, जल्दी से करो। सबसे पहले किसका आंसर आएगा वो भी सही। अच्छा एक फार्मूला भी लगेगा, ऐसे ना निकाल लेना अलग से। वेरी गुड, गुलशन का आया है सबसे पहले 1800, और हमें लग रहा है ये सही भी होना चाहिए। और भाई और लोग बताएं।